हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अभ्यास सेट 2 पर पहुंच चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हमने ये क्लास लाइव स्टार्ट की थी, पर स्क्रीन हैंगिंग की वजह से हमने इस लाइव को बंद कर दिया और हम आपको ये क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे। तो हो सकता है कि हम आगे जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास को रिकॉर्ड करके दे दें, या तो रिकॉर्ड करके लाइव लगाएं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आकाश का रंग जो है वह नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश के रंग के नीले होने का मुख्य कारण क्या है। तो आकाश का रंग जो है नीला होने का मुख्य कारण की बात करें तो क्या विवर्तन है, प्रकीर्णन यानी प्रकाश का एक स्कैटरिंग है, परावर्तन या फिर अपवर्तन है। तो आकाश का जो रंग है वो नीला प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण होता है। परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम में जब किसी चिकनी सतह पर आती है तो वहाँ से क्या होती है, टकराकर वापस लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि रेगिस्तान में मृद तृणिका की बनने का मुख्य कारण क्या होता है। क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, विक्षेपण है, विवर्तन है या फिर व्यतिकरण है। तो रेगिस्तान में मृग तृष्णा का बनने का मुख्य कारण जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर या फिर एनेमोमीटर कहते हैं। तो भूकंप की जो तीव्रता मापते हैं वो सिस्मोग्राफ से मापते हैं, बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बादलों की गर्जना जो है वो और बिजली का चमकना वायुमंडल की किस परत में होता है। तो बादलों का चमकना और बिजली का गरजना समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल में। तो बादलों का गरजना और बिजली का चमकना जो है आपके क्षोभ मंडल में होता है। सभी मौसम संबंधित जितने भी घटनाएं हैं वो कौन सी मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में वायुयान जो है उड़ते हैं और समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो खाने का नमक है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। खाने के नमक का रासायनिक सूत्र की बात करूँ क्या NaOH है, NaCl है, Na2CO3 है या फिर HCl है। तो खाने के जो रासायनिक नमक है इसका रासायनिक सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। वही बात करें HCl का तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो सबसे तीव्र माने एक प्रकार का सबसे खतरनाक एसिड है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पेनिसिलिन की जो खोज है किसने की थी। बात करें पेनिसिलिन की खोज की तो क्या लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर वाटसन ने किया था। तो पेनिसिलिन की जो है इसकी खोज की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है वो पेनिसिलिन की सबसे पहले खोज किया गया। तो जो पहला एंटीबायोटिक था, इससे पहले कोई भी एंटीबायोटिक नहीं खोजा गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र का जो कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो वायुमंडल की आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वही बात करें हाइड्रोमीटर का, तो हाइड्रोमीटर का जो उपयोग है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए इसको फेदोमीटर भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जो जल का परिवहन है वो कौन सा ऊतक करता है। तो पौधे में जल की परिवहन की बात करें तो फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या फिर कार्टेज। तो बात करें पौधे में जो जल का परिवहन वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों से भोजन को जो है पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो बात करें भारी जल के रासायनिक सूत्र की, क्या H2O है, D2O है, CO2 है, फिर NO2 है। तो
जो भारी जल है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है भारी जल का सूत्र होता है। H2O जो है साधारण जल का सूत्र है। वही बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बात करें विद्युत बल्ब के तंतु का, क्या तांबा का है, लोहा का, टंगस्टन का या फिर एल्युमिनियम का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। कौन से धातु से बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें भारत का गवर्नर डलहौजी था, कैनिंग था, विलियम बेंटिक था या फिर लिप्टन था। तो बात करें उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग जो था उस समय गवर्नर जनरल था। डलहौजी की बात करें तो इसने भारत में रेल्स जो है सेवा 1853 में शुरू किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? तो बात करें गायत्री मंत्र को किस वेद से लिया गया है? तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र को जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। इसकी रचना जो है भगवान विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, जो भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद में कर्मकांड है। अथर्ववेद को बात करें तो इसे जो है औषधीय और क्या है, ये रोगों संबंधी निवारण के लिए इसमें इसकी जो समाधान किए गए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने, गांधी जी ने, तिलक ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जेम्स प्रिंसेप ने, मैक्स मुलर ने, फिर जॉन मार्शल ने। तो बात करें अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में जो है इसको पढ़ा था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का ने, राजा राज चोल ने या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करें अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या फिर आगरा में है? तो प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो बात करें जिंदा पीर जो है अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब या फिर जहांगीर को। तो जो जिंदा पीर है वो औरंगजेब को कहते हैं। वही बात करें सलीम जो है जहांगीर को कहा जाता है। इसके काल को जो है चित्रकला का जो है स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है 1915, 1917, 1919 या फिर 1920 में। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। बिहार के तिनकटिया प्रथा के नील खेती के विरुद्ध में किया था। इसी के साथ बात करें 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाओं की बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उड़ीसा में। अजंता की गुफाएं हो महाराष्ट्र राज्य के जो है औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बात करें भारत के नेपोलियन को चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है, कनिष्क है या फिर हर्ष है? तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक सोने के जो सिक्के हैं गुप्त काल में वो जारी करवाए थे। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो बात करें संविधान के जो भाग है कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो क्या भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में या फिर भाग 9 में? तो बात करें भारत के संविधान के कौन से भाग में, तो
भाग 4 जो है इसमें नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष है, वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और ग्राम पंचायत का सदस्य यानी ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष न्यूनतम आयु मतदान के लिए होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकार क्या 42वां कॉन्स्टिट्यूशन, 44वां, 86वां या फिर 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। 42वें में क्या हुआ था? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क में जो है शामिल कर लिया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार है। लेकिन ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या होगा? सुकुमार सेन जो थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें सर्वप्रथम जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि संसद के 3 अंग कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग की बात करें तो क्या राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है? लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका है? लोकसभा, मंत्रिपरिषद है? इनमें से कोई नहीं। तो संसद के 3 अंग जो है लोकसभा, राज्यसभा और न्यायपालिका जो है वो संसद के 3 अंग है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग के गठन की बात करें तो क्या प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री? तो वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें समाजवादी शब्द की बात करें तो क्या 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन या फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में जो प्रस्तावना शब्द है इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सॉरी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात करें अटॉर्नी जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो बात करें राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की तो होते एडवोकेट जनरल जो होते हैं राज्य के मुख्य जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में जो पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया? तो भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में, 1965 में, 1971 में, 1975 में। तो भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1972 में चीन के युद्ध के समय हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। सॉरी। भारत का ये जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब किया गया? तो भारत के योजना आयोग की बात करें तो 1947 में, 1950 में, 1952 या फिर 1955 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके स्थान पे अब वर्तमान में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई 2015 में ही। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति के संबंध की बात करें धान से, तिलहन से, मछली से या फिर दलहन से? पीली क्रांति जो इसका संबंध तिलहन से है, वही बात करें मछली का नीली क्रांति से है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कृषि और उद्योग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीरी और गरीबी कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? भारत में सबसे पहले बैंक की स्थापना की बात करें बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल
बैंक, तो भारत में सबसे पहले कि बैंक की स्थापना की बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है इसकी स्थापना सबसे पहले किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि नाबार्ड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नाबार्ड के मुख्यालय की बात करें क्या दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में या फिर कोलकाता में। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पर, मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के सर्वाधिक रेशम जो है उत्पादन कहाँ पर होता है। तो सर्वाधिक रेशम उत्पादन की बात करें तो असम में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश में। तो भारत में जो सर्वाधिक रेशम उत्पादन है इसकी बात करें तो कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कार्य होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रबी की फसलों की किस महीने में काटी जाती है। तो रबी की जो फसल है वो कौन से महीने में कटती है। जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर या अगस्त सितंबर में। तो रबी की फसलों की कटाई की बात करें तो मार्च और अप्रैल में जो है होली के बाद अधिकतर जो है रबी की फसलें जो कटाई किए जाते हैं। वही बात करें अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर नवंबर में जो है वो खरीफ की फसलों की कटाई होती है। जायद की फसलों की बुआई भी मार्च अप्रैल के बाद ही यानी अप्रैल महीने के लास्ट तक जो है और जायद की फसलों की जो है बुआई शुरुआत हो जाती है। वही बात करें जून जुलाई में खरीफ की फसलों की जो है बुआई स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो किस वर्ष में हुई थी। 2014 में, 2015 में, 2016 में, फिर 2017 में। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, फिर छठवीं में। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना जो है, सॉरी छठी नहीं, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है। सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एनएससी है, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फिर एमसीएक्स है, फिर निफ्टी है। तो सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। वर्तमान में एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रणाली चालू है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो क्या बलिया है, शामली है, सहारनपुर है या फिर सोनभद्र है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो आपका जो बलिया जिला है वो सबसे पूर्वी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी की जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो यूपी की भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें लखनऊ में, कानपुर, आगरा या फिर वाराणसी में। तो यूपी में जो दलहन अनुसंधान संस्थान है वो आपके कहाँ पर अवस्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान लखनऊ में है। वह उत्तर प्रदेश की जो दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है, सॉरी नहीं ये गलत हुई, जो हम अभी ऑप्शन बताए थे ये थोड़ा गलत है। जो भारतीय दलहन अनुसंधान यही कानपुर में अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित नहीं है। कहाँ पर है, कानपुर में ही है। इसके लिए माफ करना। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद है इसमें कुल कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा जो विधान परिषद है इसमें 80 है, 100 है, 104 है, सॉरी 403 है या फिर 31 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सीटों की संख्या कुल 100 है। कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। 80 सीटें लोकसभा की हैं। और जो है इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चिकनकारी कढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जिला है वो प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में जो चिकनकारी है उसके लिए मेरठ है, मुरादाबाद है, लखनऊ है या फिर अलीगढ़ है। तो चिकनकारी के लिए जो
बात करें तो जो लखनऊ जिला है वो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, अलीगढ़ जो है ताला के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यूपी के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कौन सा है? तो यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है कथकली है, कथक है, कुचिपुड़ी है, फिर भरतनाट्यम है। तो यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। कथकली की बात करें तो ये कहाँ का है? केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है जो सबसे पुराना है। इसे दासियट्टम भी कहा जाता है, इसे अग्नि नृत्य भी भरतनाट्यम को कहते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो है राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है वो कहाँ पर लागू किया गया था? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था की बात करें तो क्या मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों के कुछ भागों में, पूरे प्रदेश में या फिर कहीं पर भी नहीं? तो राजस्व पुलिस की बात करें तो इसको कहाँ पर लागू किया गया है? तो राजस्व पुलिस जो है आपके पहाड़ी इलाकों के कुछ भागों में जो है राजस्व पुलिस का जो है वो व्यवस्था लागू किया गया है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का सरोजिनी नायडू, बीबी गिरी, होमसजी मोदी थे या फिर सुचेता कृपलानी थी? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू जी थी, ये प्रथम महिला और प्रथम राज्यपाल भी थी। वही बात करें सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसी और पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो यूपी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी लखनऊ में, मुरादाबाद में, सीतापुर या फिर गाजियाबाद में है। तो बात करें यूपी में जो है कौन सा? यूपी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी की बात करें तो गाजियाबाद में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? गाजियाबाद में पुलिस अकादमी अवस्थित है और इसका हेडक्वार्टर की बात करें पुलिस हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में अवस्थित है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की बात करें क्या 9.3 है, 7.33 है, 8.5 है या फिर 10% है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल 7.33% है। कितना है? 7.33% भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है सूरत जो पश्चिमी बिहार है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सूरत पश्चिम बिहार की बात करें तो कौन से जिले में? तो ये बलिया में, आजमगढ़, उन्नाव या फिर प्रतापगढ़। तो सूरत पश्चिम बिहार आपके बलिया जिले में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है NIA का गठन जो है वो किस वर्ष में किया गया था? सन 2005, सन 2008, सन 2010 या फिर सन 2012 में? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है इसका गठन की बात करें तो सन 2008 में जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अपराध की जो कौन से अपराध? साइबर अपराध जो है क्रिमिनल साइबर क्राइम की जांच की कौन सी धारा मुख्य है? तो क्या IT एक्ट 2000 है, IPC धारा 302 है, CRPC धारा 144 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साइबर अपराध की बात करें तो साइबर अपराध के लिए जो है वो IT एक्ट 2000 जो है वो मुख्य धारा है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे जो बड़ी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है वो कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी क्या रॉ है, IBI इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CBI है या फिर BSF है? तो भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी की बात करें तो क्या है? CBI जो है वो भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है। वही बात करें BSF की तो ये क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है जो क्या होते हैं बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी का कार्य करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसको कब लागू किया गया था? क्या 1990 में, 1993 में, 1995 या फिर सन 2000 में? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तो सन 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इंटरपोल की बात करें जो अमेरिका का है एक
संस्था है। इसका मुख्यालय क्या पेरिस में, लियोन में, वियना में या फिर वाशिंगटन डीसी में। तो इंटरपोल जो है इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो इंटरपोल के मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है, आपके लियोन में जो है इंटरपोल का मुख्यालय अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि UAPA कानून का पूरा नाम क्या है, तो UAPA का पूरा नाम क्या, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, प्रिवेंशन एक्ट है या फिर यूनियन आर्मी पब्लिक एक्ट है, यूनाइटेड एंटी पॉल्यूशन एक्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो UAPA के फुल फॉर्म की बात करें तो UAPA का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटी यानी प्रिवेंशन एक्ट होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जो जेल प्रशासन है किस सूची का विषय है, तो जेल प्रशासन की बात करें तो क्या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट शक्तियों का विषय है। तो जेल प्रशासन की बात करें तो कौन सी सूची में आता है, तो जेल प्रशासन आपके जेल प्रशासन की बात करें तो कौन सी सूची में आता है, तो जेल प्रशासन जो है आपका वो राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है, तो जेल प्रशासन की बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो डायल 1090 है वो किसके लिए है, तो डायल 1090 की बात करें तो क्या बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए फिर किसानों के लिए। तो डायल जो 1090 है यह किसके लिए बनाया गया है, तो महिलाओं के लिए बनाया गया है। किसके लिए, महिलाओं के लिए जो है डायल 1090 को बनाया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आतंकवाद जो है इसको निपटाने के लिए भारत का विशिष्ट बल कौन सा है। आतंकवाद को निपटाने के लिए NSG है, RAF है, PAC या फिर CISF है। तो बात करें आतंकवाद जो है इसको निपटाने के लिए जो भारत में NSG का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के नियुक्ति की बात करें तो क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की जो है अध्यक्ष की नियुक्ति की, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत और चीन जो है के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। भारत और चीन की सीमा की रेखा को क्या रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड या फिर 19वीं समांतर रेखा कहते हैं। तो भारत और चीन के मध्य की जो सीमा रेखा है इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं। तो श्रीलंका और भारत को अलग करने वाले जल संधि के पाक जल डमरू मध्य है, बेरिंग जल संधि है, अलास्का है या फिर जिब्राल्टर है। जो श्रीलंका और भारत है इसको अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है, जो कहाँ पर अवस्थित है, केरल के जो है कहाँ पर है, केरल के एकदम दक्षिणी तट पर अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरे हुए राज्य की बात करें तो कौन सा है, क्या असम, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मेघालय है। तो भारत का वो राज्य बताइए जो क्या है, किससे, तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा। तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरे होने का क्या है, जो त्रिपुरा है वो तीनों ओर से घिरा हुआ है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि नेपाल की संसद का जो नाम है किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल की संसद के नाम की बात करें तो क्या सूरा है, नेशनल असेंबली है, राष्ट्रीय पंचायत है या फिर मजलिस है। तो नेपाल की संसद की बात करें तो नेपाल की संसद को जो है वो राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल की जो है संसद को कहते हैं। वही नेशनल असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मैत्री एक्सप्रेस जो ट्रेन है किन दो देशों के बीच चलती है। तो मैत्री ट्रेन की बात करें तो क्या भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या फिर भारत भूटान के मध्य।
तो मैत्री ट्रेन की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री ट्रेन जो चलती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनें चलाई जाती हैं। कितने ट्रेनें? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनों को जो संचालन किया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो क्या तीरंदाजी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है या फिर क्रिकेट है? तो जो क्या है, कहाँ का? तो भूटान के जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी है। वहीं बात करें भारत का तो हॉकी है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ भारत की लंबी सीमा की बात करें 106 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, फिर 250 किलोमीटर। तो अफगानिस्तान के जो है भारत वह कुल 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। वहीं बात करें सबसे बड़ी जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है 4096.95 किलोमीटर जो है 07 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मालदीव की राजधानी क्या है? तो बात करें जो मालदीव देश है इसकी राजधानी की तो कोलंबो है, माले है, थिम्पू या फिर ढाका है। तो बात करें मालदीव की राजधानी की तो इसकी राजधानी जो है वो माले है। कोलंबो की बात करें तो कोलंबो कहाँ की राजधानी है? आप लोग बताइएगा। ढाका की बात करें तो बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। कहाँ की है? बांग्लादेश की है। कोलंबो कहाँ की है? श्रीलंका की है और वर्तमान में इसकी जो है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे जो है श्रीलंका की राजधानी है। कहाँ की है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि काला पानी क्षेत्र जो है किन दो देशों के बीच का विवाद है? तो काला पानी की बात करें तो क्या भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाक या भारत भूटान की है? तो काला पानी जो है वो किन दो देशों के बीच है? तो काला पानी की जो बात करें वो भारत और नेपाल के मध्य जो है, किसके मध्य? काला पानी जो है भारत और नेपाल के मध्य जो है वो क्या है? एक काला पानी क्षेत्र जो है विवाद क्षेत्र है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था किन दो देशों के मध्य हुआ था? सिंधु जल समझौते के बाद भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो और चीन पाकिस्तान है इनके मध्य जो है भारत पाकिस्तान के मध्य 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी है, व्यास या फिर सरस्वती सम्मान है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो क्या विज्ञान में, पत्रकारिता में, खेल में या फिर समाज सेवा में? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जानते हैं रेमन मैगसेसे को? एशिया का नोबेल, भारत का ऑस्कर, शांति का पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व एड्स दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 जून या फिर 22 मार्च को। तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस विश्व, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है शहीद दिवस किसकी याद में 30 जनवरी को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस की बात करें तो ये कब 30 जनवरी को मनाया जाता है किसकी याद में? भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय की। तो जो शहीद दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस की बात करें तो ये 30 जनवरी को जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का की बात करें तो महात्मा गांधी के जो है
को याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या की थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर या फिर के.डी. सिंह बाबू। तो जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है, जो इनका जन्म प्रयागराज में 29 अगस्त को हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करें साहित्य से, फिल्म से, विज्ञान से या फिर संगीत से। तो जो ऑस्कर पुरस्कार है इसका संबंध जो है फिल्म से है। किससे है? फिल्म से जो है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें 21 जून, 21 मार्च, 21 मई या फिर 21 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसको अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शांति का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है। तो शांति के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें क्या परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। तो शांति का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है। तो शांति के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो आपका अशोक चक्र जो है वो शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि तानसेन जो है सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तानसेन सम्मान की बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात के द्वारा। तो तानसेन सम्मान की बात करें तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि फिशिंग जो है का अर्थ क्या होता है। फिशिंग के अर्थ की बात करें तो फिशिंग जो है एक प्रकार का साइबर स्कैम होता है, मछली पकड़ना होता है, इंटरनेट पर धोखाधड़ी होता है, कंप्यूटर रिपेयरिंग होता है, फिर नेटवर्किंग होता है। तो फिशिंग एक प्रकार क्या है इंटरनेट पर धोखाधड़ी करना होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओटीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो जो ओटीपी है इसका फुल फॉर्म क्या वन टाइम पासवर्ड होता है, ओनली टू पर्सन होता है, वन टेस्ट पास होता है, ऑन टाइम पोस्ट होता है। तो ओटीपी का जब फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड जो होता है ओटीपी का फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्च इंजन कौन सा है। तो भारत के पहले स्वदेशी सर्च इंजन की बात करें तो कौन सा स्वदेशी सर्च इंजन है। तो भारत का पहला स्वदेशी सर्च इंजन क्या गूगल है, जस्ट डायल है, कू है या फिर कोई नहीं है। तो भारत का पहला स्वदेशी इंजन इनमें से कोई नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूआरएल का अर्थ क्या होता है। तो यूआरएल के अर्थ की बात करें तो क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिक रोड लिंक होता है, फिर यूनिवर्सल रेडियो लिस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूआरएल के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट्सएप की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो व्हाट्सएप की शुरुआत की बात करें कि 2000 सन 2004 में, सन 2009 में, सन 2012 या फिर सन 2015 में। तो व्हाट्सएप की शुरुआत की बात करें तो व्हाट्सएप की जो शुरुआत है वो कौन से वर्ष में हुई थी। तो सन 2009 में जो है व्हाट्सएप की शुरुआत किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या बिट होती है, बाइट होती है, केबीएफ होती है, फिर एमबी होती है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जो 8 बिट मिलकर एक जो है बाइट बनाते हैं और 4 बाइट मिलकर 1 केबी का निर्माण करते हैं और 1024 केबी मिलकर 1 एमबी जो है वो इसका निर्माण करते हैं। इसी से तरह आगे बढ़ता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आप लोग पीडीएफ लेते हैं इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल होता है, पब्लिक डाटा फाइल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बात करें पीडीएफ के फुल फॉर्म की तो इसका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ इसके अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेट का जनक जो है वो किसे माना जाता है। तो इंटरनेट के जनक की बात करें तो क्या बिट सर्फ को मानते हैं, टिम बर्नर-ली को, बिल गेट्स को या फिर स्टीव जॉब्स को। तो जो किसका इंटरनेट के जनक की बात करें तो इंटरनेट का जो जनक है वो बिट
सर्फ को जो है वो माना जाता है। सबसे पहला इंटरनेट जो आया था ARPANET जो है वो विश्व का सबसे पहला इंटरनेट व्यवस्था थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि स्पैम जो है ईमेल ईमेल किसे कहा जाता है? स्पैम ईमेल की बात करें तो क्या ज़रूरी ईमेल है, अवांछित या जंक ईमेल है, ऑफिस ईमेल है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्पैम ईमेल जो होता है अवांछनीय या जंक ईमेल को स्पैम ईमेल जो है कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत 5G सेवा की शुरुआत कब शुरू होगा? भारत में जो 5G सेवा है सन 2020 में, सन 2021 में, 1 अक्टूबर सन 2022 में या फिर 23 में। तो भारत में जो है 5G सेवा की शुरुआत की बात करें तो जो 5G सेवा है वो कब शुरू किया गया था? तो 1 अक्टूबर सन 2022 को वो भारत में 5G सेवा शुरू किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का वह जो है उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जिसे रामसर साइट घोषित किया? वखीरा वन्यजीव विहार, दुधवा, हस्तिनापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें जो भारत का हाल ही में जो रामसर साइट घोषित हुआ वो वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना यूपी के तहत मासिक कितनी राशि दी जाती है? 500, 1000, 1500 या फिर 2000। तो वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है इसमें मासिक पेंशन राशि की बात करें तो 1000 रुपये दिया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत की पहली गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात करें बड़ोदरा में है, लखनऊ में है, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद में। तो भारत की पहली जो गति शक्ति विश्वविद्यालय वो बड़ोदरा गुजरात में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना की ब्याज दर क्या है? तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना की जो ब्याज दर है क्या 6.5 है, 7.5 है, 8.0% या फिर 9.0% है। तो महिला जो बचत दर है इसकी ब्याज दर की बात करें सम्मान बचत पत्र की योजना की दर की तो क्या है? तो इसका दर जो है 7.5% बचत दर है। बचत नहीं ब्याज दर है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कन्या सुमंगला योजना जो है इसकी राशि जो है 15,000, 25,000, 30,000 या फिर 50,000। तो यूपी में जो कन्या सुमंगला योजना है इसकी राशि की बात करें तो कितनी राशि कर दी गई है? तो 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS कौन है? तो क्या अनिल चौहान है, मनोज पांडे है, BR चौधरी या फिर R हरि कुमार है? तो वर्तमान में जो CDS है भारत के वो कौन है? तो जो जनरल अनिल चौहान है वो जो है भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के प्रमुख है। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है वो क्या था? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत के स्थान के 120वां था, 126वां, 130वां फिर 140वां था। तो विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत के स्थान जो था वो 126वें स्थान पर भारत था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है भारत किस देश के साथ करता है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर फ्रांस के साथ? तो जो सूर्य किरण अभ्यास है वो भारत जो है किन देशों के साथ करता है? तो सूर्य किरण अभ्यास जो है नेपाल देश के साथ करता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर किस जिले में बना है? तो जेवर एयरपोर्ट की बात करें जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कौन से जिले में बना है? क्या लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर, आगरा या फिर वाराणसी में? तो जेवर जो एयरपोर्ट है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो गौतम बुद्ध नगर में बना हुआ है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा और आज का अंतिम प्रश्न पहुंच चुके हैं। हाल ही में जो है वो भारत रत्न 2024 इसे सम्मानित किए गए कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन या उपरोक्त सभी। तो बात करें हाल ही में जो है
भारत रत्न से इन सभी यानी कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो हमने अपने क्लास में बीच-बीच में आपसे प्रश्न पूछे थे 1 आध 2 3 4 उनका जवाब आप लोग ऑफलाइन में जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद में। जिससे आप लोगों की जो है कंटिन्यूटी का हमें पता चलता है और हमें उससे मोटिवेटर मिलता है कि आप लोग भी जो स्टडी कर रहे हैं और उस चीज़ों को रिसर्च कर हमें जो है वो कमेंट के माध्यम से भी बता रहे हैं, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।